नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हम लोग उपस्थित हुए रोज़ की तरह के सेशन में, और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट का आज पार्ट 20। तो 19 लेक्चर यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। एक लंबी यात्रा अभी तक हम लोगों ने तय की है संसद को लेकर। तो संसद एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बेहद इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, प्रीलिम में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो अभी जो हमारा लेक्चर यहाँ पर चल रहा है वो बेसिक और प्रीलिम इन दो को फोकस करके चल रहा है। मेंस का जो लेक्चर है वो हम लोग सेकेंड राउंड में कवर करेंगे। मेंस का जो लेक्चर होता है वो थोड़ा सा किताबों से बाहर का होता है। किताबों से बाहर का सेंस का मतलब ये हुआ कि किताबें जो होती हैं वो हमारा बेसिक तो स्ट्रॉन्ग कर देंगी। जैसे हम मान लीजिए कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, है ना, मैक्सिमम बच्चे एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो एम लक्ष्मीकांत बुक आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, और बिना बेसिक के आप आगे की चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। एडवांस लेवल आप तभी समझ पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर हो। तो बेसिक क्लियर करने के लिए हमारे लिए बुक कारगर होंगी, या ये जो हम लेक्चर आपको पढ़ा रहे हैं ये पूरे कारगर होंगे। लेकिन मेंस का क्वेश्चन करने के लिए आपको और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऊपर की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो वो ऊपर की चीज़ें कहाँ होंगी, वो किताबों से बाहर की होंगी। ठीक है, वो न्यूज़पेपर है ना, बहुत सारी चीज़ें जो करंट के मुद्दे रहते हैं उनसे निकाल के उनको कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो हम लोग इसके सेकंड राउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार हम पूरा बेसिक और प्रीलिम कवर कर लेते हैं और इसी को मेंस से कनेक्ट कर देंगे। तो एक चीज़ आपका कन्फ्यूज़न में यहाँ पर दूर करना चाह रहे हैं कि प्रीलिम और मेंस अलग अलग नहीं होता है। मतलब जो हम यहाँ पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें पीटी और मेंस, ठीक है, ये तो पीटी में आपके कॉन्सेप्ट भी होते हैं, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीज़ है। तो इन लेक्चर से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और प्रीलिम क्लियर होगा। ठीक है, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मेंस में काम आएंगे। ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट, तो इस कॉन्सेप्ट पर खड़ा होगा मेंस। ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर मेंस आपका अधूरा रह जाएगा। तो पहले स्टेप में हम ये पूरा कवर कर लें, इसके बाद फिर हम और एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे लेक्चर को, जिसमें हम लोग मेंस पर पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, क्लियर। और दूसरा, अगर प्री मेंस पूरा एक साथ लेके चलना है तो फिर आपको हमारे एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा। तो हमारा जो एप्लीकेशन है रविन एकेडमी का, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और वहाँ पर आपको बेसिक, प्रीलिम और एडवांस अर्थात मेंस सारी कक्षाएं आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो वहाँ आप करना चाहें तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आप रविन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज वाले लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे संसदीय समितियाँ, पार्लियामेंट्री कमेटीज़। बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम में भी आता है और मेंस में भी आता है। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट और प्रीलिम यहाँ पर कवर होगा और मेंस के लिए हम एडवांस अलग से क्लासेस करेंगे। ठीक, तो एक टॉपिक हमने आपको बताया था कि जैसे भारत में जो संसद है तो कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण रहता है। संसदीय नियंत्रण, ठीक है, ये संसद किस पर नियंत्रण स्थापित करती है? कार्यपालिका पर स्थापित करती है। ठीक है, तो नियंत्रण स्थापित करती कैसे है, क्या मतलब कौन से वो टूल्स को यूज़ करती है जिनके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर पाती है। तो वो जो टूल्स हैं उसमें आपको हमने दो कैटेगरी बताई थी। ठीक है, तो संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के टूल्स, तो टूल्स की दो कैटेगरी आपको मैंने बता दी थी। एक तो होता है विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से, और दूसरा होता है संसदीय समितियों के माध्यम से। संसदीय समितियों के माध्यम से।
तो दो तरीके से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो इसमें विभिन्न प्रश्न, जैसे आपको मैंने ये वाला पोर्शन पढ़ा दिया है, इसका ये ए पार्ट हमने पढ़ा दिया है और आज वाले लेक्चर में हम इस बी पार्ट पर चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, ये जो प्रक्रियाएं थी संसद में, इन प्रक्रियाओं के तहत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको बताया था स्टार्ड क्वेश्चन, नॉन स्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है, इनके माध्यम से संसद का कोई सदस्य यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मंत्रियों से प्रश्न पूछता है और मंत्रियों को उन प्रश्नों का जवाब देना होता है। ठीक है, तो प्रश्नों के माध्यम से संसद का सदस्य कार्यपालिका के सदस्य से प्रश्न पूछता है और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नियंत्रण स्थापित करने का एक और तरीका होता है, वो भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। एक तीसरा तरीका भी होता है नियंत्रण स्थापित करने का, वो होता है विभिन्न प्रस्ताव। विभिन्न प्रस्ताव, ये भी आप कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, है ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव एक ये और टूल है ना, एक और ये टूल्स है। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ठीक है, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, जैसे धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। तो ये जो डिफरेंट मोशन होते हैं, इन मोशन के माध्यम से भी संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाती है। ठीक है, तो हम ए पढ़ चुके हैं, सी पढ़ चुके हैं। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे संसदीय समितियां। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए फटाफट। इस स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए। नोट्स आप इसी तरीके से बनाएंगे तो हमारे एक एक लेक्चर को आप अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा हाथ पकड़ के जहाँ आप जाना चाहते हैं। ठीक है, प्री, मेंस, एडवांस कक्षाएं सारी हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात हम करते हैं कि संसदीय समितियों के माध्यम से संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखो कि सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं, ठीक है, उन कार्यों की जांच इन संसदीय समितियों के माध्यम से कराई जाती है। तो सरकार अगर कुछ अनियमितताएं बरतती है, ठीक है, पैसे के मामले में या और भी मामलों में, तो उसकी जांच संसद अपनी समितियों के माध्यम से करती है। समितियों में कुछ विशेषज्ञ लोग रख दिए जाते हैं और वो उनकी जांच करती है। तो इस तरीके से अगर किसी की जांच की जाने लगे तो वो अपने आप औकात में आ जाएगा, है ना, अपने आप नियंत्रण। अब मुद्दा ये उठता है कि वो जांच कितनी प्रभावशाली है, ये भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों पहलुओं को हमें लेके चलना पड़ेगा। जांच होती है, अच्छी बात है, उस जांच के माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है, बट वो जांच कितनी प्रभावशाली होती है, कितनी इफेक्टिव होती है, इस बात पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि संसदीय समितियों की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये काम संसद अकेले नहीं कर सकती थी? सोचने वाली बात है। तो संसदीय समितियों की आवश्यकता क्यों हुई? आवश्यकता क्यों? तो इस प्रश्न पर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बात आपके दिमाग में आ रही है कि संसद खुद ही ये काम कर लेती, संसदीय समितियां क्यों बनाई? तो उसकी वजह आप यहाँ पर ये जानिए
कि देखो संसद के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है, विविध कार्य होते हैं, और वो जो कार्य होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और संसद के पास विशेषज्ञता का अभाव होता है। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताई थी। 3 बातें, संसद के पास बहुत सारे काम होते हैं, डिफरेंट टाइप, विविध कार्य होते हैं, और वो कार्य बहुत जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तीसरी बात, संसद के पास उतनी ज़्यादा विशेषज्ञता नहीं होती है कि वो किसी मुद्दे की जांच कर पाए। तो इस वजह से संसद क्या करती है, अपने सदस्यों में से कुछ विशेषज्ञ लोगों को एक समिति में शामिल कर देती है, मतलब उनको लेकर एक ग्रुप बना देती है, एक कमेटी बना देती है, और उसको कोई पर्टिकुलर काम सौंप देती है। तो वो एक विशेषज्ञ लोगों का पैनल बनाती है और उस पैनल को पर्टिकुलर काम सौंप देती है कि आप ये काम देख लीजिएगा। तो वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कुशलता के साथ किया जा सकता है। तो समितियां इसलिए बनाई गई कि ताकि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए वो बहुत ही कुशलता के साथ कर पाएँ, क्योंकि संसद इतने कुशलता के साथ इसे नहीं कर पाएगी। तो पहला रीज़न आपको बताया क्यों भाई। तो पहला रीज़न में आप क्या लिखेंगे, संसद के पास विविध काम होते हैं, संसद के पास विविध काम होते हैं, न केवल विविध कार्य होते हैं बल्कि ये कार्य काफ़ी जटिल भी होते हैं, और ये कार्य काफ़ी जटिल होते हैं। काफ़ी जटिल होते हैं। साथ ही संसद के पास विशेषज्ञता का अभाव होता है। का अभाव होता है। तो जब विशेषज्ञता का अभाव होगा तो वो काम सही से नहीं कर पाएगी, और जांच वांच करने वाला जो मामला होता है उसमें विशेषज्ञ लोगों की ज़रूरत होती है, कम से कम वो जानकार लोग हों तभी वो जांच कर पाएंगे। और संसद के सदस्य तो अनपढ़ लोग चुन के वहाँ पहुँच जाते हैं, नहीं क्यों भाई, अनपढ़ों को वहाँ पर मिल जाती है जगह, तो वो तो विशेषज्ञ है नहीं ना। आप जानते ही हैं कि भारत में कितने योग्य सांसद होते हैं, ये सभी को पता है। तो वो किसी विशेष मामले में विशेषज्ञता का दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, इसलिए वो काम सही से ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरत पड़ती है कुछ विशेषज्ञ लोगों की, है ना। तो ये इनके पास होता नहीं है संसद के पास, जिससे समस्त विधायी उपायों और अन्य मामलों की जांच की जा सके, जिससे समस्त विधायी उपायों और अन्य मामलों की जांच की जा सके, उपायों और अन्य मामलों की जांच की जा सके। जांच की जा सके, ठीक है। और इसलिए अनेक समितियां संसद के कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती हैं, ठीक है। इसलिए ये समितियां संसद के कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती है। तो आपको ये पता चल गया संसदीय समितियों की आवश्यकता क्यों है, ये वजह है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए
अब एक चीज यहां पर अगर हम आपसे पूछे कि संसदीय समितियों के गठन, कार्यकाल और उनके कार्यों के संबंध में क्या संविधान में कोई प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो संसदीय समितियों के गठन, उनके कार्यकाल और उनके कार्य के संबंध में कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। नोट में लिख लीजिए इसको। समितियों की गठन, कार्यकाल, कार्य आदि के संबंध में, है ना, आदि के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं, संवैधानिक प्रावधान नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपसे पीटी में क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी पीटी में कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें एक कथन ये भी डाल देगा और उसमें लिख देगा कि संसदीय समितियों का प्रावधान संविधान में किया गया है, ठीक है। तो वो गलत स्टेटमेंट है, संवैधानिक प्रावधान यहाँ पर नहीं है इनके बारे में, ठीक है। तो फिर ये समितियाँ किस प्रावधान के तहत गठित की जाती हैं, किस प्रावधान के तहत इनको कार्य और इनका कार्यकाल डिसाइड किया जाता है, तो ये संसद का खुद का राइट है, ठीक है। संसद की जो प्रक्रिया होती है ना, तो उसी प्रक्रिया के नियम के तहत ये संसद ऐसा करती है। तो इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के जो नियम हैं वही प्रभावी होते हैं। क्लियर, ये बात है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब हमने ये समझ लिया कि संसदीय समितियां क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब ये संसदीय समितियां हैं क्या, ठीक है। आपके दिमाग पे ये बात भी आ रही होगी कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो संसदीय समितियां क्या है, समितियां क्या है। देखिए, पढ़ते तो बहुत लोग हैं, ठीक है, पढ़ाते भी बहुत लोग हैं, लेकिन कौन कितना ईमानदारी से पढ़ाता है ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बहुत कुछ किताब में नहीं भी लिखा है, तो सब कुछ आप किताब से गेन नहीं कर सकते। और आज का जो युग है 21वीं शताब्दी का, ये डिजिटल युग है। तो आज जो हमारे प्रश्न हैं परीक्षा में, उनका स्वरूप बहुत बदल गया है। तो सारे प्रश्नों का जवाब किताबों में नहीं, तो इसके लिए आपको बहुत कुछ बेसिक पढ़ने के बाद बहुत कुछ आपको चिंतन और मनन करना पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी जब क्वेश्चन रखता है तो आपको लगता है कि हमने 4 किताबें पढ़ ली, इसके बावजूद भी ये क्वेश्चन उन किताबों से नहीं है। तो उसकी वजह यही है कि आज जो दायरा है वो बहुत फैल गया है, ठीक है। जो स्टडी के सोर्सेज हैं वो जो मतलब हार्ड कॉपी के अलावा ये सॉफ्ट कॉपी यानी डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपको थोड़ा सा अपने ज्ञान को और बृहद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ हम ऐसी चीज़ें दें जो किताबों से थोड़ा हट कर हैं, वो भी हमें देखना है। दोनों बातें, तभी हम लोग यहाँ पर सफलता ले पाएंगे, तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो संसदीय समितियाँ क्या है, तो जैसा कि अभी तक हमने आपको बताया, तो आपको इतना तो आइडिया चल ही गया होगा कि संसदीय समितियाँ एक्चुअल में होती क्या है। तो संसदीय समितियाँ बेसिकली कुछ विशेषज्ञ लोगों का पैनल होता है, नहीं, ये तो समझ में आया अभी तक। कुछ जो विशेषज्ञ लोग होते हैं उनका वो एक पैनल होता है और उनको कुछ स्पेशलाइज्ड वर्क दिया जाता है ना, कुछ विशेष कार्य सौंपा जाता है और उस कार्य को वो बड़ी जिम्मेदारी से करके देती है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सपर्ट लोगों का पैनल होगा। क्लियर,
कोशिश की जाती है कि उसमें एक्सपर्ट लोग ही आए। ठीक, तो संसदीय समितियां क्या हैं, तो ये बेसिकली जो हमारी लोकसभा है या राज्यसभा है, मतलब संसद है, तो संसद के का जो सदन होता है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और चाहे दोनों मिलकर काम करें, ठीक है, तो संसदीय समितियों का गठन दोनों सदन अलग अलग भी करता है। दोनों सदनों के सदस्य शामिल करके भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, तो उस पर चर्चा हम आगे अभी करने वाले हैं। लेकिन इसकी जो हम थोड़ा सा ये समझाना चाह रहे हैं कि संसदीय समितियां हैं क्या, ये आपके दिमाग में आ जाए। तो पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा ग्रुप होता है, एक पैनल होता है, इसमें कुछ विशेषज्ञ लोग शामिल किए जाते हैं जो किसी कार्य को बहुत ही कुशलतापूर्वक कर सके, जो कार्य इनको सौंपा जाए। ठीक है, तो जो संसद का सदन होता है उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है या इनका निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचित होती है, या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके द्वारा ये नामित की जाती है। ठीक है, तो सदन द्वारा गठित निर्वाचित अथवा पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त, ठीक है, मतलब उससे नामित किए जाते हैं, द्वारा नामित एक पैनल होता है। ठीक है, एक पैनल होता है। ठीक है, और पीठासीन अधिकारी के निर्देश के अनुसार ये कार्य करती है। पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करती है। निर्देशानुसार कार्य करती है। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट सदन को अथवा पीठासीन अधिकारी को सौंप देती है। ठीक है, जो ये जांच कार्य इसको दिया जाएगा, है ना, जांच करवाई जाती है इनके माध्यम से, तो जांच करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार करती है, तो ये अपनी रिपोर्ट सदन या पीठासीन अधिकारी को सौंप देती है। अधिकारी को सौंप देती है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में एक आइडिया तो आ ही गया होगा कि संसदीय समितियां एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, इतनी बात आपको, तो अगर ऐसे कभी कोई पूछ दे तो आप उसको बताने में कैपेबल हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे। ठीक, क्लियर। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि संसदीय समितियों का अगर हम वर्गीकरण करें, यानी इनको क्लासिफाइड करें, तो ये कितने प्रकार की हो सकती है। तो संसदीय समितियां मोटे तौर पर दो ही प्रकार की होती हैं। एक होती है, यानी इसका हम प्रकार देखें, यानी इसका हम वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आपको दो ही कैटेगरी यहाँ पर मुख्य तौर पर दिखेंगी। एक होगी स्थायी या स्टैंडिंग कमेटीज, क्या बोलते हैं, स्थायी समितियां, और दूसरी होती हैं अस्थायी, एडहॉक बोलते हैं जिसको, स्थायी समितियां, एडहॉक कमेटीज, और ये स्टैंडिंग कमेटी होती है स्थायी। ठीक है, तो ये जो समितियां होती हैं स्थायी वाली, ये 1 साल के लिए गठित होती हैं। ठीक है, ये हर वर्ष गठित की जाती हैं, तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष के लिए हर साल पीठासीन अधिकारी या जो सदन है उसके द्वारा इनका गठन किया जाता है। और जो ये अस्थायी समितियां होती हैं, ये अस्थायी प्रकृति की होती है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जैसे कोई पर्टिकुलर काम, कोई पर्टिकुलर चीज़ की जांच कराने के लिए इनको गठित कर दिया जाता है। कोई जैसे इशू खड़ा हो गया, कोई मामला आ गया,
तो उस मामले की जांच करने के लिए कोई कमेटी बना दी जाएगी और जांच करने के बाद जैसे ही रिपोर्ट सौंप देगी, समिति का काम खत्म और समिति को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये अस्थायी प्रकृति होगी, है ना, यानी किसी विशेष मामले की जांच हेतु, किसी विशेष मामले की जांच हेतु गठित की जाती है, गठित की जाती है। ठीक है, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, और काम खत्म करने के बाद जैसे ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है वैसे ही इन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है। कार्य पूरा होने के पश्चात समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जब भी कार्य समाप्त हो जाएगा वैसे ये भी समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब कार्यकाल निश्चित नहीं है, इनका कार्यकाल फिक्स है, 1 वर्ष के लिए हर साल ये गठित की जाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि जो अस्थायी समितियां हैं ये किसी विशेष मामले की जांच करने के लिए, है ना, विशेष मामले की जांच करने के लिए। तो विशेष मामला क्या हो सकता है, देश में जैसे मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन हो गया, तो उसके करप्शन की जांच करने के लिए ये समिति का गठन किया जाएगा। और जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेगी, उसकी जांच वांच कर लेगी और रिपोर्ट अपनी तैयार कर देगी, तो रिपोर्ट सौंपने के बाद इसका काम खत्म हो जाएगा और ये समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो जो स्थायी समितियां हैं इसमें कई समितियां यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी समितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्थायी में। तो जैसे वित्तीय समिति, फाइनेंशियल, तो वित्तीय समितियां जो होंगी ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो धन होता है, वित्त होता है, फाइनेंस होता है, उससे संबंधित है, उसकी ये जांच वांच करती है। तो ये होती है वित्तीय समितियां, और ये होती हैं 3। जैसे एक होती है अनुमान समिति, एस्टीमेट कमेटी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है वित्तीय समितियाँ। फिर दूसरी इसमें जैसे लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, फिर लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, लोक उपक्रम समिति। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। इससे प्रीलिम और मेंस दोनों में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जैसे विभागीय समितियां हैं, डिपार्टमेंटल कमेटीज। तो जब मैं आपको बजट पढ़ाया था, बजट वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है मेरा, तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि विभागीय समितियां क्या होती हैं। तो जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट प्रस्तुत करने के बाद उस पर सामान्य बहस होती है और तीसरे चरण में विभागीय समितियां उनकी जांच करती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड समितियां होती हैं और वो उस समय जांच करती हैं बजट पर। ठीक है, तो ये इनका काम है ना। तीसरा जैसे जांच के लिए कुछ गठित समितियां भी होती हैं, है ना, जांच के लिए गठित समितियां। अब जांच के लिए कुछ समितियां गठित की जाती हैं, ये जैसे जनता की समस्या को जांचती है। ठीक है, तो इनका काम क्या है, जनता की समस्या से संबंधित मामलों की जांच करती है, से संबंधित मामलों की जांच, मामलों की जांच करती है।
फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि जनता की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कोई और मतलब तमाम चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए सरकार ने जनता की ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया, वहाँ से हाईवे निकला दिया। अब पता लगा कि जनता की ज़मीन चली गई हाईवे में और सरकार उसको औने पौने दाम मुआवजा देकर उसको निपटा दिया, तो ये जनता की एक समस्या है। तो उसको उचित मुआवजा दिया जाए, तो इसके लिए ये सब जांच वाँच करने के लिए गठित की जाती है। ठीक है। फिर परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित समितियाँ ऐसी होंगी, परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित समितियाँ, नियंत्रण के लिए गठित समितियाँ। ठीक है। तो ये बेसिकली जो समितियाँ बनाई जाती है, ये SC/ST के मामलों की जांच करती है। ठीक। नेक्स्ट, जैसे हम बात करें सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियाँ, ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी में आती है। यहाँ पर लिख देता हूँ, सदन की दैनिक, है ना, जो दैनिक कार्य होते हैं से संबंधित समितियाँ, से संबंधित समितियाँ। अब ये क्या है, यहाँ पर जैसे ये समितियाँ, इनको काम दिया जाता है कि आप कोई नियम वगैरह बना सकती हैं, कानून वगैरह बना सकती हैं, कार्य मंत्रणा समिति जैसे कहते हैं। तो सदन में क्या नियम कानून होने चाहिए, उनको ये बनाती हैं, ताकि जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो वो अपनी इन्हीं नियमों को फॉलो करके वहाँ पर व्यवस्था मेंटेन रहे, है ना। तो ये काम इसका होता है। नेक्स्ट, जैसे सदन क्या बोलते हैं उसको, सेवा समितियाँ, सेवा समितियाँ। तो ये कुछ हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं जो कि स्थायी समितियों की कैटेगरी में आते हैं। सेवा समितियाँ क्या करती हैं, जैसे राज्य व्यवस्था के जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते, उनसे जुड़ी हुई जो डिस्कशन है वो सब ये करती है। ठीक है। तो वेतन भत्ता, है ना, आवास, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उनका डिस्कशन ये सेवा समितियाँ करती हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ये स्थायी समितियाँ यहाँ पर हमने देखी। और जो अस्थायी समितियाँ हैं ये वाली, तो इनमें भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, इसके भी कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जो अस्थायी समितियाँ, एडहॉक कमिटीज़, इसमें जैसे दो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे प्रवर समिति और संसदीय समिति, संसदीय समिति। तो इनका काम क्या होता है, ये जो प्रवर समिति होती है किसी बिल पर, है ना, जैसे कोई बिल आया और उस पर हो गया बहुत ज़्यादा विवाद, तो उस बिल पर ये डिस्कशन करती है ना। कोई बिल बहुत ज़्यादा विवादित हो गया, इससे बहुत सारे बिल आते रहते हैं, वो विवादित होते रहते हैं, तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये प्रवर समिति गठित कर दी जाती है। जो संसदीय समितियां होती हैं, ये जैसे कोई भ्रष्टाचार हो गया, है ना, करप्शन, तो उसकी जांच करती है। भ्रष्टाचार की जांच करना इनका काम है। तो जैसे आप देखते हो कि भारत में बहुत सारे करप्शन होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उनकी जांच वाँच करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। इसमें कभी कभी JPC बनती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जैसे यहाँ पर ज्वाइंट यानी संयुक्त प्रवर समिति, इसका मतलब है दोनों, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो अब जब ये अपना काम कर लेगी पूरा, तो फिर ये समिति खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे ये अस्थायी प्रकृति की होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी समितियों का जस्ट इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है। अब हम लोग समितियों के लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे आप लोगों को। ठीक है। और उस डिटेल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वित्तीय समितियों की। वन मिनट।
तो वित्तीय समितियां यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे इसमें जो समितियां, वित्तीय समितियों में जो हमने 3 आपको बताई हैं, उन तीनों समितियों का यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। एक मिनट। चल तो चलिए सबसे पहले बात हम लोग करते हैं अनुमान समिति पर। ठीक है, तो ये अनुमान समिति क्या होती है? तो लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और लोक उपक्रम समिति, इन पर चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक, तो बात करते हैं अनुमान समिति। एस्टीमेट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम और मेंस दोनों के लिए। इसको हम लोग प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति भी इसका नाम दिया जाता है। इसका गठन 1950 में किया गया था। ठीक है, तो ये 1950 में पहली बार ये समिति का गठन किया गया था और ये एक ऐसी समिति है जिसमें केवल और केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो जैसे ये चूँकि संसद की समितियाँ हम लोग देख रहे हैं, है ना, तो संसद में जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, तो इस कमेटी में केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर क्यों नहीं होते हैं, इसकी भी बात अभी हम करेंगे, है ना, इसको भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, 1 मिनट। तो इस मुद्दे पर भी हम लोग आएंगे अभी। और यहाँ पर जो टोटल संख्या होती है वो होती है 30, और वो 30 कहाँ से होते हैं? सिर्फ लोकसभा से, राज्यसभा के मेंबर यहाँ पर नहीं होते हैं। अब इसका काम क्या है? अगर काम आपको पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि लोकसभा के मेंबर इसमें क्यों रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ और बातें हम कर लेते हैं, थोड़ी सी फैक्चुअल बातें, फिर हम लोग इसका विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक, तो इसका गठन उस समय के जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर प्रथम बार गठन कब? 1950 पर गठन किया गया। ये सबसे बड़ी होती है, स्थायी समितियों में सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये स्थायी समितियों में सबसे बड़ी होती है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं 30। तो ऐसे भी क्वेश्चन पीटी में पूछा गया है, वो कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इसका जो चुनाव होता है इसके सदस्यों का, तो लोकसभा सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाएगा और लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो चुनाव होगा इस समिति का, तो चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और इसका चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर के सिद्धांत के तहत एसटीवीएस से।
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। और तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत से STVS प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के तहत एकल स्थानांतरी मत पद्धति के द्वारा इसके सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ये सिस्टम हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति वाले सिस्टम और इस सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पर गुप्त मतदान होता है, यहाँ गुप्त नहीं होता है, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं इन सदस्यों को, 30 सदस्यों को, ठीक है। और किस सिस्टम के तहत चुनते हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके ये जो अनुमान समिति होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है, स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, जितनी भी यहाँ पर जो वित्तीय समितियाँ हैं, इनका सदस्य कोई भी सरकारी सदस्य नहीं हो सकता है, अर्थात मंत्री इनका सदस्य नहीं हो सकता है। तो नोट में आप यहाँ पर लिख सकते हो, मंत्री सदस्य नहीं बनेगा, मंत्री सदस्य नहीं होगा, ठीक है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? अब कार्य की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, इतना मैं रब कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर इसके कार्यों की बात हम करते हैं, और कार्यों से क्वेश्चन हमारा मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रमुख कार्य क्या है, करेगी क्या? तो बजट अनुमानों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। तो बजट में सम्मिलित प्राक्कलन यानी अनुमानों की जांच करना, ये इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है। और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता के लिए सुझाव देना, ठीक है। और सार्वजनिक व्ययों में मितव्ययता बरतना, मितव्ययता कैसे लिखेंगे? मितव्ययता बरतने का सुझाव देना, ये इसका प्रमुख कार्य है ना, ठीक। इसीलिए इसको स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्थायी मितव्ययता समिति भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको मैंने जब बजट पढ़ाया था, तो बजट में जो ये जो सम्मिलित अनुमान होता है ना, क्या अनुमान लगाया जाता है कि इतना आय होगा और इतना हम इसमें खर्च करेंगे, ठीक है। तो उसकी जांच की जाएगी किसके द्वारा? प्राक्कलन समिति के द्वारा। ये जो खर्च करने की बात कही गई है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा खर्च करने की बात कही जा रही है। तो ये जो विशेषज्ञ लोग होते हैं इसकी जांच करेंगे। और ये भी कहा जाएगा इसके द्वारा कि देखो भाई, जो ये आप सार्वजनिक व्यय कर रहे हैं, मतलब जो सरकारी व्यय है ना, इसको ज़्यादा मत करिए, इस पर मितव्ययता बरतिए, मतलब उतना ही व्यय करिए जिससे कि देश के बजट पर कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्थायी मितव्ययता समिति। कहती कि ये तो पब्लिक का पैसा है, ऐसा नहीं है कि सरकार कहीं पैसा लाती है, पब्लिक से टैक्स लगाए जाते हैं और वही टैक्स इनकम होती है, वो संचित निधि में जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें जमा होती है और उससे सरकार को पैसा दिया जाता है। तो वो पैसा जनता का है और जनता का पैसा है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के जनता की भलाई में ही उसे खर्च कीजिए, ऐसा नहीं कि अनावश्यक उसको उड़ाइए। तो ये जांच करने के लिए इसको गठित किया जाता है, ये इसका प्रमुख काम है।
तो इसमें लोकसभा के मेंबर ही क्यों रखे गए? तो एक चीज़ याद रखिएगा, बजट के मामले में लोकसभा का ही प्रमुख रोल होता है। और जो बजट में टैक्स वैक्स लगाने का प्रावधान होता है ना, कि इतना टैक्स लगाया जाएगा, है ना, और इतना व्यय किया जाएगा, तो ये सब पब्लिक का पैसा होता है। तो पब्लिक का पैसा होता है तो इसमें जांच करने का राइट भी पब्लिक का ही होता है, तो पब्लिक इसकी जांच करेगी। लेकिन भारत में चूंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो जनता डायरेक्ट वहाँ पर जांच नहीं करेगी। तो जनता क्या करेगी? अपने प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजा, है ना। तो जनता ने क्या किया? जनता ने लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों को भेज दिया, और ये जो प्रतिनिधि हैं, ये लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं, यही जांच करेंगे। तो जनता की तरफ से कौन जांच करेगा? लोकसभा के जो मेंबर हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो अनुमान समिति होती है, इसमें लोकसभा के मेंबर्स को ही शामिल किया जाता है, राज्यसभा के मेंबर्स को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। तो जनता का धन सरकार अगर ऐसे उड़ा देगी तो बात नहीं बनेगी ना, तो जनता ही उसको कंट्रोल करेगी। तो जनता अपने प्रतिनिधि भेज देती है लोकसभा में, और उनसे कहती कि आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तो जनता खुद जांच कर लेती, नहीं। तो इसीलिए अनुमान समिति में लोकसभा के ही सदस्य शामिल किए जाते हैं। ये क्वेश्चन प्रीलिम में पूछा जाता है, उसके पीछे लॉजिक ये है। ठीक है। राज्यसभा के मेंबर इसमें क्यों नहीं शामिल किए जाते? क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो जनता के रियल प्रतिनिधि नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। तो जनता के रियल प्रतिनिधि लोकसभा में होते हैं, इसलिए अनुमान समिति में केवल लोकसभा के सदस्यों को ही शामिल किया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब तो ये तो हो गया इसका प्रमुख कार्य। ठीक है। और जो ये संसदीय समिति है, प्राक्कलन समिति, ये संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगी। संसद जो नीतियां बनाएंगी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह ये नहीं लगाएगी। ठीक है। और इसकी जो सिफारिशें होती हैं वो केवल परामर्शकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो इसके द्वारा जो सलाह दी जाएगी वो कैसी होगी? परामर्शकारी, बाध्यकारी नहीं होगी, बाध्यकारी नहीं होगी, परामर्शकारी होगी, बाध्यकारी नहीं होगी। परामर्श दे सकती है। अब संसद उसको माने या ना माने वो बात की बात है। ठीक है, क्लियर? तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी समिति। जो दूसरी समिति है जिसको हम लोग बोलते हैं लोक लेखा समिति। क्या बोलते हैं? लोक लेखा समिति। तो आइए बात करते हैं हम लोग लोक लेखा समिति की। तो लोक लेखा समिति जानने के लिए हमें पहले ये आप बताइए कि ये जो हमने आपको अभी भी बताया वो समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब बताइए, जो लोग हमारे एप्लीकेशन पर मुझे लाइव पढ़ रहे हैं, हाँ बताइए, समझ में आ गया? चलिए, गुड, ओके। तो अब हम बात करते हैं लोक लेखा समिति की। लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी। क्या बोलते हैं? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में ये बनाई गई थी। तो 1921 में इसका गठन हुआ था। ये फैक्ट आपको याद कर लेने, 1921 में गठित। हालांकि ये पूछता नहीं है सनवन। ये 1919 के अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। तो 1919 के अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था 1921 में। तो ये सबसे पुरानी हो गई। तो ये सबसे पुरानी समिति। क्लियर? और इसमें
टोटल सदस्य होते हैं 22 होते हैं, और इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों से होते हैं। राज्यसभा से 7 होते हैं और यहाँ से 15 होते हैं, तो लोकसभा से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो जो समितियाँ बनती हैं उसमें लोकसभा के सदस्य आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे स्थायी समितियों में। अब इन सदस्यों का चयन कैसे होता है, तो यहाँ भी इनका चुनाव होता है। तो लोकसभा से ही चुना जाता है, लोकसभा के मेंबर ही चुनते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत और STVS की प्रणाली है ना। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल स्थानांतरणी मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है, और कार्यकाल 1 साल का होता है। ये तो आपको पहले ही बता दिया, जो 1 साल के लिए गठित की जाती हैं वो स्थायी समितियां हैं। ठीक है, मंत्री कोई सदस्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, जितनी भी वित्तीय समितियां हैं मंत्री सदस्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार का मेंबर अगर इसमें बैठा रहेगा तो वो निष्पक्ष जांच अपनी सरकार की नहीं कर पाएगा, इसलिए मंत्रियों को इसमें सदस्य बनने का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, जो इस समिति का अध्यक्ष होता है, यानी जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही यहाँ पर लिया जाता है, चुन लिया जाता है ना। तो लोकसभा के इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर द्वारा लोकसभा के सदस्यों से, है ना, यहाँ लिया जाता है। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है कि 1967 में एक परंपरा शुरू की गई कि इसका अध्यक्ष विपक्ष का होगा, विपक्ष का होगा। ये 1967 में ये परंपरा शुरू करी, परंपरा है, ये नियम नहीं, ये परंपरा। ये हुआ कि भाई विपक्ष का व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा तो वो सही से सरकार की निष्पक्षता के साथ जांच कर पाएगी। क्लियर? अब इसका काम क्या होता है, तो जैसे जो इसका प्रमुख कार्य की बात हम लोग करेंगे, क्या काम होता है। प्रमुख कार्य, तो जो सार्वजनिक व्यय होते हैं ना, उसमें जो अनियमितताएं होती हैं उनकी जांच करना इसका प्रमुख काम होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय में होने वाली अनियमितताओं की जांच करना, अनियमितताओं की जांच करना, ये प्रमुख काम है। ठीक है, और ये इसलिए जांच मतलब करती है कि पब्लिक का पैसा वहीं पर लगना चाहिए जहां के लिए अलॉट किया गया है बजट में, और अगर वो वहां पर सही से नहीं लगाया गया तो उसमें क्या हो गई, अनियमितताएं हो गई, तो उसकी जांच करना इसका प्रमुख काम होता है। अब ये मतलब कैसे जांच करती है, देखो होता क्या है कि पहले जो कैग होता है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये जांच करता है। ठीक है, और कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाता है ना। तो कैग की रिपोर्ट जब संसद में जाती है, ठीक है, तो कैग की रिपोर्ट की जांच करती है फिर लोक लेखा समिति। कैग की रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा, ये प्रीलिम में पीटी में बहुत पूछा जाता है, लोक लेखा समिति। तो कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। तो पहले कैग जांच करता है जो अनियमितताएं हैं, और कैग जो रिपोर्ट तैयार करता है फिर उस रिपोर्ट की जांच करती है कौन, लोक लेखा समिति, कि उसमें वो रिपोर्ट सही से तैयार की गई कि नहीं, है ना, लोक लेखा समिति। तो कैग की रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और फिर ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप देती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट
स्पीकर को देते हैं, स्पीकर, ठीक है। और स्पीकर को देने के बाद फिर वो लोकसभा में आ गई। फिर इसकी रिपोर्ट के आधार पर, है ना, इसकी रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा यानी संसद निर्णय लेती है, संसद निर्णय लेती है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसकी भी जो सिफारिशें होती हैं, ठीक है, उन सिफारिशों के आधार पर संसद निर्णय लेती है, ठीक है। तो अंतिम निर्णय होता है इसके आधार पर। क्लियर होगी बात। तो इसको हम अनुमान समिति की जुड़वां बहन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुमान समिति की जुड़वां बहन, एस्टीमेट कमेटी, अनुमान समिति की जुड़वां बहन। ये आता है क्वेश्चन, जुड़वां बहन। तो जुड़वां बहन अनुमान समिति की क्यों कहते हैं इसको? अनुमान समिति की जुड़वां बहन इसको इसलिए कहते हैं कि जो काम अनुमान समिति करती है, जो उसने अनुमान लगाया, ठीक है, अनुमान लगा के दे दिया कि हाँ इतना सरकार को मिलेगा, और बाद में ये उसकी जांच करती रहती है कि जितना अनुमान लगा के दिया गया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आधा काम करती है अनुमान समिति और आधा काम बाद का करती है कौन? लोक लेखा समिति। इसलिए लोक लेखा समिति को अनुमान समिति की जुड़वां बहन कहते हैं। समझ में आया क्यों कहते हैं? अनुमान समिति ने अनुमान लगा दिया कि सरकार को इस पर्टिकुलर योजना के लिए इतना पैसा चाहिए, ठीक है। अब मिल गया पैसा, संचित निधि से मिल गया। इसके बाद जो लोक लेखा समिति ये उस पर नज़र रखेगी कि हाँ जहाँ पर जितना दिया गया वो उतना ही वहाँ पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं। तो आधा काम वो करती है, आधा काम वो करती है, ठीक है। तो बजट में पैसा मिलने के पहले वो करती है, मिलने के बाद जब खर्च करती है तो उस पर निगाह लोक लेखा समिति रखती है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल, आई होप कि क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, एक कमेटी और बचती है हमारी, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं अस्थायी समितियों की, है ना। तो एक और बची, इसको हम कहेंगे लोक उपक्रम समिति। तो आगे बात करते हैं हम लोग लोक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर ये समझा दें कि लोक उपक्रम होते क्या हैं, लोक उद्यम होते क्या हैं। तो इसको लोक उद्यम समिति भी कहते हैं। तो इस समिति को हम समझें उसके पहले हम आपको बताएंगे लोक उद्यम होते क्या हैं, इसको जान लो पहले। तो लोक उद्यम वो होता है जिसकी स्थापना सरकार द्वारा की गई हो। स्थापना किसने की हो? सरकार द्वारा। स्थापना सरकार द्वारा, ठीक है। सरकार ने स्थापना की हो तो सरकार का ही पैसा इसमें लगा हो, तो पूंजी सरकार की लगी हो, पूंजी सरकार की लगी हो। तो सरकार ने स्थापना की, सरकार की पूंजी लगी, तो काम करने वाले सरकारी कर्मचारी ही होंगे। तो यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी होंगे, कर्मचारी अधिकारी वो सरकारी ही होंगे, ये सरकारी होंगे, ठीक है। और जो लाभ हानि होगा वो भी सरकार का ही होगा। तो लाभ हो या हानि हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, वो किसका होगा? वो सरकार का होगा। क्लियर? और उद्देश्य क्या होगा? जन कल्याण। उद्देश्य क्या होगा? जन कल्याण। तो जिस उपक्रम में इतनी चीजें होती हैं वो सरकारी होता है। लोक उद्यम मतलब सरकारी उपक्रम होता है। क्लियर? तो इसका नाम है लोक उपक्रम समिति। इसका मतलब है कि जो लोक उपक्रम होगा, जो सरकारी कंपनियां होंगी, उनकी जांच करेगी ये। क्लियर? उनकी जांच करने वाली है ये। ओके, चलो। तो हाँ, चलो,
लोक उद्यम समझ में आ गया। अब हम लोग लोक उपक्रम समिति को भी समझ लेते हैं। बहुत आसान तरीका से इसको हम लोग समझ लेंगे, बस थोड़े थोड़े फैक्ट आपको जानने हैं यहाँ पर। तो इसमें इसकी स्थापना सबसे पहली बार इसका गठन 1964 में हुआ। फर्स्ट टाइम ये कब गठित की गई? 1964 में, और कृष्ण मेनन कमेटी की सिफारिश पर, है ना, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। तो कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसका गठन पहली बार 1964 में किया गया। इसमें भी जो सदस्य होते हैं टोटल, तो टोटल सदस्य होते हैं 22, और 22 में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ये याद करना बहुत आसान है। जब 22 होते हैं 15 7 करके बढ़ जाते हैं। ज़्यादा वाले लोकसभा से होते हैं, कम वाले राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। चुनाव कैसे होता है इन सदस्यों का? ठीक है, इनका जो चुनाव होता है सदस्यों का, वो वही मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी और STVS का सिस्टम। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल स्थानांतरी मत पद्धति के द्वारा। ठीक है। अब इसका जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का स्पीकर इसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका काम क्या है? अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मंत्री इसका सदस्य तो होगा नहीं, बिल्कुल। जितनी भी वित्तीय समितियां हैं, मंत्री उसका सदस्य नहीं होगा। अब इसका प्रमुख काम क्या है? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, लोक उपक्रम समिति। तो सार्वजनिक जो उपक्रम हैं, जो सरकारी जो उपक्रम हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, उनके जो लेखा है उनकी जांच करना। ठीक है, उनका तो सरकारी उद्यम, सरकारी, इसका प्रमुख काम क्या है भाई? प्रमुख कार्य सरकारी उद्यमों के लेखा, मतलब अकाउंट की जांच करना, इसका प्रमुख काम है। तो जैसे कोई सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहा है कि प्रॉफिट में चल रहा है ना, और प्रॉफिट में चल रहा है उसको घाटे में दिखा दिया गया, है ना, या घाटे में चल रहा तो क्यों चल रहा है, तो इन सभी की जांच करना इसका प्रमुख काम है, लोक उपक्रम। तो देखो, ये डायरेक्ट जांच नहीं करेगा, ध्यान से समझिएगा। तो जो कैग होगा ना, कैग, पहले कैग इन सरकारी उपक्रम के अकाउंट की जांच करेगा। ठीक है, और फिर उसकी रिपोर्ट की जांच ये करेगी, है ना। तो कैग द्वारा लोक उद्यम पर रिपोर्ट की जांच लोक उपक्रम कमेटी करेगी। लोक उपक्रम कमेटी यानी समिति के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात। ओके, तो ये हमने देखा, तीनों स्थायी समितियां, वित्तीय समितियों में तीनों हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रीलिम का क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन मेंस में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मेंस में क्वेश्चन आया है, आप ऐसा, क्वेश्चन सुनिएगा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी समझी जाती है? उपयोगी समझी जाती है। इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। प्राक्कलन
समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, यूपीएससी के मेंस में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पर जरा आप नज़र डालिए, ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। तो लिखा है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो समितियां हैं वो संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी हैं। तो संसद के जो कार्य हैं संसद नहीं कर पाती है, ठीक है, वो बहुत जटिल कार्य होते हैं, विविध कार्य होते हैं, हमने शुरू में ही बताया, ठीक है। और संसद में विशेषज्ञता का अभाव होता है, इसलिए ये संसदीय समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी समझी जाती हैं। तो ये उपयोगी क्यों है, इसका मतलब प्राक्कलन समिति की उपयोगिता की विवेचना करनी है, यानी कि संसद के कार्यों के लिए कितनी उपयोगी होगी इसकी विवेचना करनी है। ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आया और आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझने में तो कैपेबल हो गए होंगे इतना लेक्चर पढ़ने के बाद। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। ये जो टॉपिक है ये हम लोग मेंस वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर आप पूरा समझ के रखा है टॉपिक को तो फिर मेंस का क्वेश्चन भी आप लिखने में कैपेबल हो जाओगे, आपको कम से कम जानकारी तो होगी, फिर लिखना कैसे है वो चीज़ें हम लोग अलग से वर्क करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।